हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम एक और डिजीज पढ़ने जा रहे हैं जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड से ही ली गई है। और ये जो डिजीज है ये एमएससी बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बीएससी के अंदर भी एक पैथोलॉजी का पेपर होता है। तो रोग कारक विज्ञान के अंदर ये जो है डिजीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की जो डिजीज है वो है कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का आवर्तकंड रोग। इस रोग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। बेल बटन दबाकर जल्द से जल्द नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करिए और उसका फायदा उठाइए। तो स्टार्ट करते हैं कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट। देखिए, ज्यादातर जो कवर्ड स्मट वर्ड हमने पढ़ा है तो बार्ले के साथ में पढ़ा है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। आज हम व्हीट के कवर्ड स्मट के बारे में बात करेंगे। इसको और भी नामों से जाना जाता है। ये नाम है बंट डिजीज, स्टिंकिंग स्मट, हिल बंट ऑफ व्हीट। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो डिजीज है इसमें होस्ट प्लांट जो है वो क्या है, व्हीट है। तो ये जो रोग है ये भारत में रिपोर्ट किया गया एकमात्र रोग है। इस रोग को हम स्टिंकिंग स्मट कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्मट रोग के अंदर जो इन्फेक्टेड ग्रेन होते हैं उनमें स्मेल आती है। जब किसी इन्फेक्टेड ग्रेन को आप हाथ से प्रेस करोगे तो उसमें से काला पाउडर निकलता है और उसमें से ऐसी स्मेल आती है जैसे सड़ी हुई मछली होती है, ऐसी स्मेल उसके अंदर से आती है। ये जो डिजीज है ये व्हीट और बार्ले दोनों में पाई जाती है। स्मट डिजीज जो है ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें आप पैथोजन को देख सकते हैं। यहाँ पर पैथोजन जो है विजिबल होता है इन्फेक्टेड पार्ट के अंदर, और यहाँ पर जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो पूरा का पूरा प्लांट हो सकता है। ये एक सिस्टमिक इन्फेक्शन है। इसका मीनिंग यहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो पूरे के पूरे प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, किसी पर्टिकुलर लोकलाइज्ड प्लेस के ऊपर इन्फेक्शन नहीं होता। ये जो है ज्यादातर जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अफेक्ट करती है। तो गेहूं का इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा हुआ, उसकी बाली जिसमें कि दाना बनता है, तो ये उस पार्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और दाना या फ्रूट दाना जो है वो किससे बनता है, ओवरी या अंडाशय से बनता है। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन हो रहा है वो ओवरी या अंडाशय के अंदर होता है। ओवरिन टिश्यू जो है यानी कि जो अंडाशय के उत्तक हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, स्पोर रिलीज नहीं होते और उस ओवरी के अंदर ही एनक्लोज रहते हैं। स्पोर के चारों तरफ एक झिल्ली होती है और साथ ही साथ जो अंडाशय यानी कि ओवरी वॉल होती है वो भी उन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है। जब तक आप उनको प्रेस नहीं करेंगे वो स्पोर उसमें से नहीं निकलते। बाहर से देखने पर दाना नॉर्मल दाने की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन वो अंदर से खोखला होता है और उसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं। ये जो है जो ये इसमें इंटेक्शन पाया जाता है या जो झिल्ली इसके ऊपर पाई जा रही है, स्पोर्स पे पाई जा रही है, वो लिपिड डिपोजिशन के कारण पाई जाती है। जो जीनस है टिलेशिया, जो कि इसका रोग कारक है, जो पैथोजन है, उसको ये जो नाम दिया गया वो तुलसाने ब्रदर्स 1847 में उनकी ऑनर में एमएम टिले जो हैं जिन्होंने 1755 में इस व्हीट पैथोजन के ऊपर वर्क किया था, जो व्हीट के अंदर कवर्ड स्मट को कॉज करता है, उनके नाम पर इस जीनस को टिलेशिया नाम दिया गया था। देखिए, कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है इसका वो है टिलेशिया कैरीज या टिलेशिया फोइटिडा। हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। किंगडम फंजाई, फाइलम बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास एक्सोबेसिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर टिलिशियल्स, फैमिली टिलिशियेसी और जीनस टिलेशिया। ठीक है, अब देखते हैं सिम्टम्स क्या कॉज करता है। ये देखिए, ये एक सीड बॉर्न डिजीज है, यानी कि एक सीड के अंदर ऑलरेडी अगर डिजीज है तो वो जो पौधा वहां से उत्पन्न होगा, जो पौधा ग्रो होगा वो भी इन्फेक्टेड होगा। इन्फेक्टेड प्लांट्स जो हैं हेल्दी प्लांट से कुछ सेंटीमीटर छोटे होते हैं, तो एक नजर में उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लांट्स जो हैं नॉर्मली कैसे दिखाई देते हैं, ब्लूइश ग्रीन से ग्रेइश ग्रीन दिखाई देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये प्लांट जो हैं वो कैसे हैं, इन्फेक्टेड प्लांट हैं। डिस्टिंक्ट सिम्टम्स जो हैं वो इसके हेड में दिखाई देते हैं जहां पर बाली होती है, तो बाली की जगह पर ये सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो
बाली में जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक चीज यहां पर ये क्लियर है कि जब तक बाली डेवलप नहीं होती या पुष्पक्रम पौधे के ऊपर नहीं लगता, तब तक ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि वो पौधा इन्फेक्टेड है, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई कम होने से हम उसे इन्फेक्टेड नहीं मान सकते। जो हेड है यानी कि जो बाली है वो ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है जब इन्फेक्टेड प्लांट होता है, और जब हेल्दी प्लांट होता है तो यही बाली जो है वो येलोइश ग्रीन कलर की होती है। ग्लूम्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जो ग्लूम पाए जाते हैं वीट प्लांट के पुष्पक्रम में, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि एंगल बना रहे हैं सेंट्रल एक्सिस के साथ में, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड कर्नेल होता है वो कैसा होता है, थिक और शॉर्ट होता है। मैच्योर इन्फेक्टेड कर्नेल जब टूटता है तो उसमें से सूटी पाउडर निकलता है, जो क्या होता है, फंगल स्पोर्स होते हैं, और ब्लैक कलर का ये पाउडर होता है, और इसमें से ऐसी स्मेल आती है जैसे सड़ी हुई मछली वहां पर रखी हुई हो। तो सड़ी हुई मछली की जैसी स्मेल आती है, और इस स्मेल के पीछे कारण ये है कि जो ये स्पोर मास होता है, इनके अंदर वोलेटाइल कंपाउंड यानी कि वाष्पशील तत्व उपस्थित होता है, जिसका नाम है ट्राइमिथाइल अमीन। तो स्पोर मास में कौन सा कंपाउंड होता है जिसकी वजह से रोटन फिश जैसी स्मेल आती है, ट्राइमिथाइल एमीन, ठीक है। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं यानी कि जब हम वीट के पौधों को काटते हैं, उनकी कटाई जब होती है, तो उस समय जहां पर इन्फेक्टेड प्लांट है वहां बड़े बड़े बादल बन जाते हैं। इन स्पोर्स की वजह से वहां का वातावरण जो है धुंधला हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन इन्फेक्टेड प्लांट से ये स्पोर्स जो हैं उस समय रिलीज होते हैं, क्योंकि कटाई के समय वहां पर दानों पर अगर हल्का सा भी कोई टच हो जाता है तो दाने की झिल्ली जो है वो फट जाती है और स्पोर्स उसके अंदर से रिलीज हो जाते हैं। देखिए दाने जो हैं इस तरीके के दिखाई देते हैं। ग्लूम्स वाली जो बात मैंने की थी, नॉर्मली आपने अगर गेहूं का दाना देखा होगा तो वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है। इसमें ग्लूम्स जो हैं एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, जबकि इसके अंदर देखिए ग्लूम्स जो हैं ये जैसे सेंट्रल एक्सिस है, इसके अंदर ग्लूम्स जो हैं इस तरीके से एक एंगल बनाते हैं सेंट्रल एक्सिस के साथ में और एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो पूरी की पूरी बाली है वो इस तरीके से ब्लूइश ग्रीन कलर की दिखाई देती है, क्योंकि दानों के अंदर स्पोर मास इकट्ठा हो जाता है जो ब्लैक कलर का होता है। ये देखिए ये दाने हैं, बाहर से देखने पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये इन्फेक्टेड हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर की झिल्ली फट जाती है तो ये दाने जो हैं अंदर से इनमें ऐसा काला पाउडर निकलता है जो एक्चुअली फंगल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए डिजीज साइकिल देखें, यहाँ पर जो डिजीज है वो स्मट फंजाई है, क्योंकि वो स्मट रोग को कॉज कर रही है। और ये क्या करती है, यहाँ पर ग्रोइंग सीजन में टीलियोस्पोर्स जो हैं वो हेल्दी प्लांट के ऊपर जर्मिनेट होते हैं, और या फिर अगर वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो वो वहां पर जर्मिनेट होते हैं। ये टीलियोस्पोर्स जो हैं वो बहुत सालों तक वायबल रहते हैं, जल्दी वो नष्ट नहीं होते। ये कह सकते हैं कि 10 या 10 से ज्यादा साल तक भी ये जीवित रह सकते हैं। ये देखिए ये जो बीज हैं इनके अंदर जो ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स लंबे टाइम तक जीवित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डोरमेंट स्टेज के अंदर होते हैं, प्रसुप्ता अवस्था में होते हैं। जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती हैं इस फंगल स्पोर के लिए, जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होगी तो क्या होगा, प्रत्येक टीलियोस्पोर जो है वो जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहते हैं स्पोरिडिया या बेसिडियो। स्पोर्स का ये फॉर्मेशन करता है। जब ये स्पोरिडिया जो हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एच शेप की संरचना या एच शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एच शेप का जो स्ट्रक्चर है उससे क्या बनता है, उससे डाइकैरियोटिक इन्फेक्शियस हाइफा बनता है, द्विकेंद्रकी यानी कि जिसमें 2 न्यूक्लियस हो, इन्फेक्शियस यानी कि संक्रमित, हाइफा यानी कि कवक सूत्र इससे बनता है जो कि सीडलिंग को पेनिट्रेट करता है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे फंगल हाइफी भी ग्रो करता है, और साथ ही साथ कहां चला जाता है, प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर चला जाता है और वहां पर उसको इन्फेक्ट करता है। जो एच शेप की मैंने बात की, बेसिडियोस्पोर्स जो हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इस तरीके की एच शेप की संरचना बनती है जो बाद में क्या बनाती है, कवक सूत्रों का निर्माण करती है। ये कवक सूत्र जो हैं ये हाइफा जो हैं हाईली इन्फेक्शियस होते हैं।
ठीक है। जैसे जब ये हाइफा जो है वो क्या करता है, सीड की जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद जो है वहां पर फैल जाता है, और इस वजह से जो स्मट फंगस है वो टीलियोस्पोर्स का यहाँ पर फॉर्मेशन करती है। पहले बेसिडियोस्पोर्स बनी, उसके बाद टीलियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस जो हैं खत्म हो जाती है, जो बेसिडियोसोराई हैं जिनके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बन रहे थे, अब उनकी जगह वहां पर टीलियोस्पोर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जब हम कटाई करते हैं तो स्मट स्पोर जो हैं वो इन्फेक्टेड हेड से रिलीज होते हैं और जो आसपास की ग्रेन है उनके ऊपर, जो उनकी सरफेस के ऊपर भी ये स्पोर्स जो हैं वो चिपक जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो दाना इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन उसकी सरफेस के ऊपर टीलियोस्पोर है। तो अब ऐसे दाने को अगर हम ग्रो करते हैं तो जो सरफेस के ऊपर स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर के पौधे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग के दौरान दूसरे सीड्स को कंटामिनेट करते हैं, हवा के द्वारा उड़ करके सॉइल सरफेस पे चले जाते हैं, और जब ये सॉइल में रहते हैं तो जब दूसरी क्रॉप जब हम यहाँ पर वीट की उगाएंगे तो ये सॉइल में जर्मिनेट होकर के उस फसल को इन्फेक्टेड करेंगे। देखिए ये इसका डिजीज साइकिल है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये है इन्फेक्टेड कर्नेल्स, इनके अंदर जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने पर यहाँ पर डाइकैरियोटिक स्टेज जब आ जाती है तो इसको हम टीलियोस्पोर कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें से हाइफा डेवलप हो रहे हैं। ये जो है ये टीलियोस्पोर है। टीलियोस्पोर जब जर्मिनेट होगा तो इसके ऊपर क्या लग गए, हैप्लॉइड स्पोरिडिया लग गए, जिसपे क्या बनेंगे, बेसिडियोस्पोर बनेंगे। ये बेसिडियोस्पोर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एच शेप की संरचना बनाते हैं। कुछ इस तरीके की संरचना जो है यहाँ पे बनती है। ये क्या हो गया, ये इन्फेक्शियस हाइफा हो गया जो कि सीडलिंग को इन्फेक्ट करता है। इस सीडलिंग को इसने इन्फेक्ट किया, यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है आपको, इसने इसको इन्फेक्ट किया। धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है ये हाइफा भी ग्रो कर रहा है और ये पूरे प्लांट में फैल गया और बेसिकली इसके हेड वाले पार्ट को ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है। जितनी भी सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वहां ये हाइफा जो है फैल जाता है। अब जो हेड होगा यानी कि जो बाली वहां पर उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, इन्फेक्टेड होगी, और इस तरीके से ग्लूम्स जो हैं इसमें सेपरेटेड दिखाई देंगे। तो ये है पूरा का पूरा डिजीज साइकिल जो कि वीट के कवर्ड स्मट को बताता है। ये एक और तरीका है इसके डिजीज साइकिल को समझने का। ये देखिए ये है इन्फेक्टेड सीड्स, यहाँ पर इनका जो है जर्मिनेशन हुआ, इसके साथ साथ जो टीलियोस्पोर इसके ऊपर प्रेजेंट थे वो जर्मिनेट हुए। उनमें डाइकैरियोटिक स्टेज दिख रही है। ये जब फ्यूज हुए तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ। जब टीलियोस्पोर जर्मिनेट होता है तो उसमें से बेसिडियम निकलता है और इस बेसिडियम के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, प्राइमरी स्पोरिडिया या बेसिडियोस्पोर्स लगे होते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो एच शेप की संरचना बनाते हैं। ये एच शेप की संरचना जो है ये क्या करती है, ये उसको जो सीडलिंग है उसको इन्फेक्ट करती है, उसके अंदर एंटर कर जाती है। अब जब ये इसके अंदर एंटर कर गई, देखिए ये पेनिट्रेट कर रहा है इसके अंदर, जब ये एंटर करता है तो सारे के सारे जो इंटरसेल्युलर स्पेस है उसके अंदर चला जाता है और बाद में जो है यहां से ग्रो होते हुए इस तरीके से इसके हेड पे पहुंच जाता है। जब ये हेड पे पहुंच जाता है तो देखिए जो यहाँ पर अंडाशय बनेगा, जो ओवरी बनेगी वो कैसी होगी, ऊपर लेयर होगी लेकिन उसके अंदर टीलियोस्पोर प्रेजेंट होंगे। अब जो इन्फेक्टेड, ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये हेल्दी हेड है, ठीक है, जबकि जो इन्फेक्टेड हेड है वो ऐसा होगा, साइज में छोटा होगा, ग्लूम्स जो हैं अलग अलग होंगे, रंग जो है इसका वो इससे अलग होगा। तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन जो है कंटिन्यू एक साइकिल से दूसरे साइकिल, दूसरे से तीसरे, हर साल जो है वीट की फसल को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब ये एक सीड बोर्न डिजीज है, सीड के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैसे सीड्स यूज करने चाहिए, यूज ऑफ क्लीन सीड्स। हमें ऐसे सीड्स यूज करने चाहिए जो बिल्कुल क्लीन हो, जिनकी सरफेस के ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कटाई होती है तो स्पोर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और रिलीज होकर के जो हेल्दी प्लांट्स, हेल्दी सीड्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं। तो हम ऐसे सीड्स को रिजेक्ट कर दें जिनकी सरफेस के ऊपर कुछ है, तो ऐसे ही सीड्स को हम यूज करें जो कैसे हैं, क्लीन सीड्स हैं। ठीक है, दूसरा है सीड ट्रीटमेंट। जो भी सीड हम यूज कर रहे हैं सोइंग पर्पस के लिए, बुआई के लिए, उन सीड्स को हम ट्रीट करें। कैसे ट्रीट करें, पहला है
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 2% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसमें हम सीड्स को 5 से 10 मिनट तक डुबो के रखें। दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। 40 गैलन पानी के अंदर 1 पिंट फॉर्मल्डिहाइड को घोल दें और उनके अंदर हम सीड्स को 5 मिनट तक डुबो के रखें, तो इससे सीड्स कैसे हो जाते हैं, ट्रीटेड या उपचारित। या हम क्या कर सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट का जो पाउडर होता है उनकी डस्टिंग सीड के ऊपर कर दें, या फिर बोरेक्स मिक्सचर 4450 या 8850 इस स्ट्रेंथ के अंदर, इसके अंदर हम बीजों को 10 से 15 मिनट तक डुबो दें। या फिर हम क्या करें, केरेसिन एम, एग्रोसेन, जीएन, स्पिरोगेन और पेंगोन, इनसे हम सीड्स को क्या करें, ट्रीट करें, तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन, देखिए जो वीट है, वीट के ऊपर जो संक्रमण कॉज कर रहा है उसको अगले साल वापस से वीट का पौधा चाहिए होगा इन्फेक्शन के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम रोटेशन के अंदर फसलों को उगाते हैं, फसल चक्र में उगाते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए एक साल वीट उगाया, अगले साल चना उगाया, फिर हमने कोई और फसल उगाई, तो उससे क्या होता है, जो स्पोर्स वहां पर प्रेजेंट हैं उनको सूटेबल होस्ट नहीं मिलता, तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, तो हम फसल को चक्र में उगा करके भी इस चीज से बच सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल प्रैक्टिस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जो बीज हैं वो किस में बोए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर बोए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो बीजों को बोए वो ड्राई सॉइल में बोए। क्यों, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए जो स्पोर है उनको जर्मिनेट होने के लिए नमी चाहिए होती है, तो अगर सॉइल जो है वो ड्राई होगी तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो सीड्स हैं उनको हम सैलो यानी कि उथला बोएं, ज्यादा गहरा ना बोएं, तो भी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा अर्ली सोइंग, जो टाइम है वीट को बोने का उससे थोड़ा पहले अगर हम फसल को बोते हैं तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा हम डिजीज फ्री वीट को यूज करें, रेजिस्टेंट वेराइटीज को यूज करें, तब भी डिजीज से हम बच सकते हैं। तो ये जो था पूरा का पूरा कवर्ड स्मट के बारे में था, पैथोजन क्या है, उसका डिजीज साइकिल यानी कि इटियोलॉजी क्या है, और इसके अलावा इसके अंदर कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। जल्द ही हम नेक्स्ट डिजीज की बात करेंगे, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।